आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे उस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां, आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुल्क के कई हिस्सों में मॉक ड्रिल करवाया जाएगा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में जो ये मॉक ड्रिल है वो होगा। और जहां पर ये खबर सामने आ रही है कि कल शाम 4 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया है। उस वक्त मॉक ड्रिल जो है वो करवाई जाएगी। जहां पर इससे पहले भी आपको याद होगा कि 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन रात की बात करेंगे 6 को ही ऑपरेशन सिंदूर का आगाज कर दिया गया था। और अब फिर से जानकारी सामने आ रही है कि अब कल जो है फिर से मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। पाकिस्तान सरहद के साथ जो करीब रियासतें हैं, जो गांव हैं, वहां पर ये मॉक ड्रिल होगी। 4 बजे के करीब इस मॉक ड्रिल को करवाया जाएगा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी जो ये मॉक ड्रिल है वो कल कंडक्ट करवाई जाएंगी। और क्या कुछ जानकारी इस हवाले से भी अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया है। इससे पहले भी 7 मई को मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के आगाज के बाद जो है हर एक चीज ठप हो गई थी। उस वक्त भी कहा गया था कि मॉक ड्रिल करवाई जाएगी, जो ब्लैकआउट है वो करवाया जाएगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का आगाज देर रात को ही तब हो गया था। 6 रात की बात करेंगे। और उसके बाद अब फिर से जो खबर सामने आ रही है कि कल फिर से मॉक ड्रिल करवाया जाएगा। पाकिस्तान सरहद के साथ जो रियासतें हैं वहां पर ये मॉक ड्रिल करवाया जाएगा। और कल शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। 4 बजे के करीब जो मॉक ड्रिल है वो करवाई जाएगी। इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर भी ज्वाइन कर चुके हैं। गौहर जी बताएगा कि एक और बार फिर से अब मॉक ड्रिल की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल अभी जी। थोड़ी देर पहले जो हमारे सोर्सेज ने इस बात की कंफर्मेशन कर दी है कि मॉक ड्रिल होगा ये। और ये मॉक ड्रिल जो होगा ये 2-3 स्टेट्स के अंदर करने का फैसला ले लिया गया है, जिनमें राजस्थान है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर भी है और साथ साथ पंजाब को भी इस मॉक ड्रिल के अंदर लगाया गया है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी हाई अलर्ट पर हर एक सिक्योरिटी सिस्टम है और जिस तरीके की सूरत हाल सरहद के उस पार से उभर कर सामने आ रही है, जी। उसमें बहुत ज्यादा ये जरूरी रहता है कि हर एक प्रिपेयरनेस जो है वो की जाए। और यही वजह है कि लगातार गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि मॉक ड्रिल जो है वो करवाए जाएंगे, ताकि हर जगह पर एक अलर्टनेस हो, हर जगह पर जो सुरक्षा है कोई चूक ना हो। और ये ड्रिल जो है गुजरात, पंजाब, राजस्थान के अंदर कराई जाएगी। 4 स्टेट्स फिलहाल चुन लिए गए जी। हैं और इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम देख रहे हैं। मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स ने ऑपरेशन अभ्यास के तहत ये मॉक ड्रिल चलाने का फैसला लिया था। आपको जैसे आपने खुद कहा कि जी। 7 मई को भी ये अभ्यास चलना था, लेकिन उस वक्त फिर जंग हो गई थी, तो उससे पहले ही अब ये सूरत हाल, उसके बाद ये हुआ नहीं था। लेकिन पूरी तरह से सुरक्षा में हर जी। चीज रहे, अच्छा इशफाक, इस जिस वजह से तरीके ये से होगा। और अभी जो पहले हमारे पास 7 को जब ये मॉक ड्रिल होनी थी और सभी को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर का आगाज कर दिया गया था, और अब फिर से जो ये खबरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं लोगों में कंफ्यूजन जरूर पैदा होती है। तो क्या ये मानते चले कि अभी भी जो सरहद पर तनाव जारी है? ऑपरेशन सिंदूर जी। तो कंटिन्यूअसली है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गोलीबारी नहीं चल रही है। रेस्ट सूरत हाल जो है वो सबके सामने है। लेकिन यही वजह है कि इस मॉक ड्रिल के दौरान एयर सायरन्स, कम्युनिकेशन चेकअप, कंट्रोल रूम रेडीनेस होगा, ट्रेनिंग सिविल है जो सिविल और स्टूडेंट्स के बीच में है वो किस तरीके की है, क्या जो बैकआउट मेजर्स होते हैं वो किस तरीके से करने हैं, इवैक्यूएशन रेडीनेस क्या है, ये सारी चीजें चेक की जाएंगी। और स्पेशली सिविल डिफेंस के जो हमारे यहाँ होम गार्ड के हैं, नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स है, एनएसएस वॉलंटियर्स है, वो कितना हालात को देखकर आगे बढ़ रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज और
डिविजनल अथॉरिटीज जो है वो सारी अलर्ट में कर दी गई है। और यही वजह है कि 4 स्टेट्स में लगातार हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ था और बॉर्डर्स पर काफी ज्यादा शेलिंग भी हुई थी, कुछ लोगों की मौत भी हुई थी, ड्रोन से लोग डरे हुए थे। लेकिन अगरचे सरहद पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन मॉक ड्रिल्स करने का सिर्फ ये मकसद होता है एक चेक एंड बैलेंस किया जाए कि मेरा सिस्टम कितना एक्यूरेसी के साथ चल रहा है, और दूसरा ये कि अगर कुछ भी होगा तो उसमें जितने भी नागरिक है वो मेंटली प्रिपेयर रहे कि हमने किस वक्त क्या कुछ करना। और यही वजह है कि स्कूलों के अंदर भी इस ड्रिल को कराया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कराया जाएगा, डिवीजन लेवल पर ये ड्रिल जो है कराने का फैसला ले लिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर आपको जानकारी दे रहे थे कि कल जो मॉक ड्रिल है वो करवाई जाएगी और शाम 4 बजे के करीब जो वक्त है वो मुकर्रर करवाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में आज एक और अहम इजलास जो है वो हुआ। गुलमर्ग में वज़ीर आला की सदारत में अहम इजलास हुआ और इस इजलास में सयाहत की बहाली और यात्रा के इंतजाम का जायजा लिया गया। इजलास में जो वुज़रा समेत अफसरान ने भी शिरकत की। पहलगाम हमले के बाद एतमाद व बहाल करने की कोशिश की गई। सयाहत की बहाली के हवाले से जो ये मीटिंग है वो करवाई गई गुलमर्ग में। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से गुलमर्ग के सयाहती मकाम पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अहम इजलास मुनक्किद किया। यकदाम रियासत में सयाहत को फ़रोग देने और हालिया पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद एतमाद बहाल करने की कोशिश का हिस्सा। साथ साथ अमरनाथ यात्रा की बात करेंगे। अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और उसके इंतजाम के हवाले से भी जो इस मीटिंग पर बातचीत की गई। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिस जारी किया गया था कि 12 बजे के करीब उमर अब्दुल्ला की सदारत में एक मीटिंग होने वाली है और इजलास में आला सिविल इंतजामिया के अफसरान के साथ साथ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नॉर्थ कश्मीर और सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बारामूला ने आज शिरकत की इस मीटिंग में। और कल भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जनूबी कश्मीर के पहलगाम में काबीना इजलास की सदारत की थी और सिविल सेक्रेटरीट की मजबूत हिफाजती दीवारों से बाहर इजलास मुनक्किद करने का मकसद खौफ को कम करना और लोगों में तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद का एहसास पैदा करना था। और जहां पर आज मीटिंग हुई 22 अप्रैल को दहशतगर्द हमले के बाद कहीं न कहीं जो सयाहत है वो ज़रूर मुतासिर हुई। उसके बाद ही जो ये मीटिंग है, काबीना मीटिंग है, वो की गई और जहाँ पर बताया जा रहा है कि बाकी अफसरान भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जो आज की मीटिंग थी उसमें कश्मीर टूरिज़म, कश्मीर दही तरक्की, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, समाजी बहबूद, सन्नत, तजारत और इत्तलात के महकमों के डायरेक्टर्स शामिल थे। JNK पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर, बारामूला के डिप्टी कमिश्नर, JNK टूरिज़म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन के MD, शुमाली कश्मीर रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, JNK केबल कॉरपोरेशन और गुलमर्ग टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो इस मीटिंग में आज शरीक थे। CPIM रहनुमा और कुलगाम से MLA मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कश्मीर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के निफाज न होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से वजाहत तलब की है कि आए सेब, चेरी और अखरोट जैसे फसलें इस स्कीम के तहत आती हैं या नहीं। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि हालिया शदीद आंधी और साला बारिश से वादी के किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। खासतौर पर सेब के बागात को उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि स्कीम की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेकर मुतासरा किसानों को फौरी मुआवजा फराहम किया जाए। और वो भी जिम्मेदारी थी सरकार की कि फिर नई बिड देनी थी और लोगों को शामिल करना था। ऐसा नहीं किया गया, पता नहीं क्यों, किस पस मंजर में ऐसा हुआ। लेकिन उसके बाद भी आज तक हमें मालूम नहीं क्या फसल योजना प्राइम मिनिस्टर उसका स्टेटस क्या है हमारे जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर कश्मीर में। क्या ये जो हमारा फ्रूट है, एप्पल या चेरी या अखरोट, क्या वो उसके दायरे में आता है या नहीं।
सरकार ने क्या किया है आज तक, पहली सरकारों ने, जो गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त क्या हुआ, आज की सरकार ने क्या शुरुआत की है या नहीं, यह हमें बताना होगा। सरकार को चाहिए कि बाखबर कर ले कल के बारे में भी और अपनी करनी के बारे में भी। ये किसानों की जिंदगी का सवाल आज, और कोई दरीचा नहीं। कल अगर यही होगा, हम मांग कर लेंगे कि तखमीना कर लीजिए जो नुकसान हुआ है, तो पटवारी साहब जाएंगे और फिर वही कलम उठाएंगे, उल्टा सीधा लिखेंगे, और बाद में खुश खैरात के तौर पर दिया जाएगा, और उसमें भी किसी मेरी दूसरों की सिफारिश दरकार होगी। ये सिलसिला नहीं चलना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। मेरी अपील है मौजूदा सरकार से, वो अवामी सरकार है, अवाम ने चुना है इसी उम्मीद के साथ कि उनके रहन सहन में बेहतरी आ जाए। आज अगर किसान, जो हमारी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, और मेरे ख्याल में उन्हीं का मैंडेट मिला है हम सबको असेंबली में जाने का, सरकार चलाने का, और अगर हम उनके बारे में तदबीर वज़ा ना कर लें, वो मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ी गलती होगी हमसे। मैंने यही सवालात कुछ असेंबली में पेश करने की कोशिश की थी जब डिमांड्स पेश हुए थे एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन और इसके अलाइड सेक्टर्स के मुतालिक। जब डिमांड्स पर बहस हो रही थी, बहुत कोशिश की क्या मुझे भी बोलने का मौका मिले, लेकिन मिला नहीं। की हड्डी है, अगर इसे किसान को मुआवजा न मिले, खाद भी नकली, दवा भी नकली, बड़े बड़े लोग इसमें हैं जिनके बारे में शिकायत हैं, कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि उनकी रसाई रही है बड़ी सरकारों से लेकर छोटे इंतजामिया तक, बड़े अफसर से लेकर छोटे अफसर तक। नतीजा यही है कि किसान कल भी हैरान था और आज भी परेशान ही है। उमर साहब से गुजारिश कर लूँगा, माना कई अड़चने हैं उनके सामने, माना वसाइल की कमी भी हो सकती है, लेकिन इसको एक प्रायोरिटी सेक्टर मानकर, ये प्रायोरिटी प्रॉब्लम है, मसला है उनके जीवन का, इस बारे में खुद पहल कर लें और माहिरीन से मशवरा भी लें, रिसोर्सेज मोबिलाइज करने के लिए रुजू भी कर ले सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मुनासिब होगा। और मेरी अपील है बाकी पॉलिटिकल पार्टी, समाज। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सतीश शर्मा ने आज पहलगाम का दौरा किया, जहां उन्होंने मकामी ट्रांसपोर्टरों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से मौके पर ही गाड़ियों की फिटनेस चेक की गई, जबकि बगैर लाइसेंस ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका मौके पर ही ट्रायल भी लिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र तमाम ज़रूरी इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि यात्रियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब उसका फ़ायदा उठाते हुए हमने टैक्सी स्टैंड्स जो हमारे थे उनको विज़िट करना अच्छा समझा। अपने जो ड्राइवर्स थे, जो गाड़ियां चलाते हैं, आरटीओ साहब ने अरेंज करी मीटिंग, तो जो जो इनके जेन्युइन इश्यूज़ थे, उमर साहब का एक अहद है कि सर्विस एट डोर स्टेप्स, उसी कड़ी के तहत आज यहाँ पर पासिंग हुई। इनके लाइसेंस का भी मामला यहीं पे निपट जाएगा आने वाले दिनों में। बहुत सारे पिछले 3 दिनों से ही इज़ बिजी डूइंग दिस थिंग। और मुझे लगता है जो हमारे नौजवान साथी हैं जिनको यहाँ से लेकर अनंतनाग टाउन ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स है, 120-30 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ता था, अब यहीं पे हम सोच रहे हैं कैंप ऑफिस हो जाए। जो भी इनकी सर्विसेज रहती हैं ट्रांसपोर्ट महकमे को लेकर, वो डोर स्टेप्स पे मिले, इन लोगों को रोज़गार मिले और यहाँ बाज़ार का काम भी बढ़े। भोले बाबा की कृपा से हम अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियाँ कर रहे हैं और मैं पूरी उम्मीद हूँ अच्छी यात्रा होगी, सेफ़ होगी। और ये जो हमारे दुश्मन मुल्क ने हमारे खिलाफ साजिश रची है उसको सब ने कंडेम किया है। वी स्टैंड अगेंस्ट टेरर, जो फाइट अगेंस्ट टेरर विल कंटिन्यू। यही आज एक हमारा रेजोल्यूशन भी था, आगे भी रहेगा और हमने झुकना नहीं। मकसद ये होना चाहिए कि हमने अपने दुश्मन मुल्कों की
जो स्ट्रेटजी है उसको फेल करना है और हमने मजबूती से खड़े होना टेरर के खिलाफ। और पर लोगों ने दिया, जो लोग शहीद हुए 26-27 लोग, उनकी याद में आज हमने एक मेमोरियल बनाने की भी एक घोषणा करी। और जिन लोगों ने सहायता की, जो लोकल हमारे बच्चे थे जिन्होंने आतंकवादियों के साथ शहीद हुए लड़ते हुए, या जिन लोग वज़ीर दाखिला अमित शाह कल जम्मू पहुंच रहे हैं, जिस दौरान वो 30 मई को सरहदी जिला पुंछ का भी दौरा करके मुतासरीन से बातचीत करेंगे। वज़ीर दाखिला के दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर सदर सत शर्मा ने कहा कि वज़ीर दाखिला का ये सरकारी दौरा है और अपने दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। कल शाम को यहाँ पर पहुँचेंगे और 30 तारीख को पुंछ जो है उसका दौरा करेंगे। वहाँ पर जितने भी पीड़ित परिवार हैं, उन परिवारों के सदस्यों को जिनके बीच में से शहादतें हुई हैं, उन पीड़ित परिवारों को जिन्हें लॉसेस हुए हैं मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के, उन सभी परिवारों के साथ उनका पुंछ में जो है वो मिलना होगा। सरकारी दौरा है और इस सरकारी दौरे के अंतर्गत वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से भी, एलजी साहब से भी जो है वो बातचीत करेंगे। पार्टी की तरफ से भी हम लोगों ने ड्यूटी लगाई थी। एलओपी साहब के नेतृत्व में 5 लोगों की एक कमेटी जो थी वो जाने वाली थी अलग अलग क्षेत्रों में। 5 ज़िले जो थे वो जम्मू प्रोविंस के और 2 जो थे वो कश्मीर प्रोविंस के। इन 7 के 7 ज़िलों में पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं का जाना हुआ। मैं भी गया था और हर एक पीड़ित परिवार में जाकर हम लोग उनको मिले थे। हमारी तरफ से एक मांग थी जो एलजी साहब के ध्यान में भी और माननीय होम मिनिस्टर साहब के भी ध्यान में हम लोगों ने लाई थी कि जितने भी पीड़ित परिवार हैं जिनकी शहादतें हुई हैं, उनको मैक्सिमम कंपनसेशन मिले, उनको नौकरी मिले। इसी की तरफ जो है हम लोगों की मांग थी और जिसको एलजी साहब ने माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय होम मिनिस्टर साहब से के माध्यम से ध्यान में लाकर इसको पूरा किया है। एक हम लोग चाहते थे कि एक स्पेशल पैकेज मिले। लोगों का नुकसान होता है और ख़ास तौर पर शेलिंग के बाद जिस तरीके से मिसाइल्स घरों में गिरे, जिस तरीके से बॉर्डर के ऊपर शेलिंग हुई, बहुत नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि एक्चुअल कंपनसेशन उन परिवारों को मिले। इस विषय को भी हम लोग, और हमें समय मिला तो हम लोग भी ये विषय जो है उठाएंगे। हालांकि एलजी साहब से जब हम लोग पहलगाम के बायसरीन वादी में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सयाहत पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। खिता पीर पंजाल के पीर की गली में भी सयाहत पर काफ़ी बुरा असर पड़ा, जिसकी वजह से वहां सयाहत से वाबस्ता लोग काफ़ी मायूस और परेशान नजर आ रहे हैं। इसी पर पेश है गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदे जमशेद मलिक की एक खास रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के साथ खिताए पीर पंचाल में सेहत पर बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं पीर की गली के में खड़ा हूं, जहां का मैं ये मंजिर आपको दिखाता हूं, जहां इस वक्त हजारों की तादाद में रियासत व बैरून रियासत के सयाह मौजूद होते थे, मगर आज ये पूरी तरह आपको खाली नजर आएगी और पूरी तरह कहीं भी दूर दूर आपको कोई टूरिस्ट यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि मैं दूसरी तरफ आपको ये भी बता रहा हूँ कि इको टूरिज्म की तरफ से इको टूरिज्म पार्क एट पीर की गली 24 जून 2013 को इसका संगे बुनियाद उस वक्त के वजीर मियां अल्ताफ साहब ने रखा था और इसका काम भी कुछ हद तक शुरू किया गया था। और जो काम इसका शुरू किया गया था उसकी हालत भी आप इस वक्त देख सकते होंगे कि किस तरह की उसकी हालत बनी हुई है। अगर आपको मैं ये इको टूरिज्म दिखा रहा हूँ कि इसको डेवलप भी नहीं किया गया, और उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में यहाँ हमेशा इस मौसम में सयाह मिलते थे, चाहे रियासत के हो या बैरून रियासत के सयाह होते थे, बड़ी तादाद में देखने को मिलते थे। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के साथ इन इलाकों पर भी सयाहों के आने पर बड़ा फर्क पड़ा है। इस वक्त मेरे साथ आपको मैं पहले ये बताता हूँ कि यहाँ भी घोड़े वाला सिस्टम शुरू हुआ था, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ भी लोगों ने ये शुरू किया था कारोबार, इनका रोजगार भी इससे चलना शुरू हुआ था। मगर आज इनकी हालत किस तरह की, इनसे जानना चाहूँगा। कैसा काम है आज आप लोगों का? आज कुछ नहीं है। पिछले साल इधर बहुत काम था। पिछले साल इधर कम से कम भी 10-12 घोड़ा चलता था। इस साल एक घोड़ा है, फिर भी तैयार नहीं बनता है। जब से वो पहलगाम अटैक हुआ ना, उससे बाद इधर लोग आ ही नहीं रहे। यही लोग हैं जहाँ जो आते हैं सफ़र करते हैं, बस इधर कोई भी रुकता नहीं। जो पहले टूरिस्ट आते थे, चाहे बाहर से आते थे लोग, इधर से आते, कोई भी नहीं इस पर आ रहा है? नहीं, बहुत इधर लोग आते थे। इधर मिलता सब पूरी जगह लोगों से भरी हुई है। इस साल कुछ नहीं है, इस साल लोग आते नहीं। कितना फर्क पड़ा आपके काम को इससे? बहुत फ़र्क पड़ा। इस साल काम चल नहीं रहे। ऐसे हम आते हैं बस अब मैं वापस जाऊंगा, नहीं काम इस साल
सुबह से मैंने सिर्फ 2 फेरे लगाए बस बस। आप देख सकते होंगे सेहत पर कितना फ़र्क पड़ा है, खास करके पहलगाम के हमले के बाद। और ये जो पीर की गली का इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में सियाह इस वक्त मौजूद होते थे, और चाहे रियासत के हो या बैरून रियासत के। मगर इस बार पूरी तरह पीर की गली का इलाका आपको खाली नज़र आएगा, क्योंकि पहलगाम हमले के असर बहुत ज़्यादा टूरिज़म पर देखने को मिले। और दूसरी तरफ ये मैं बताता हूँ, जहाँ ये टूरिस्ट के लिए खड़ा किए गए थे इलाके, आप देख सकते हो पूरी तरह स्टैंड खाली आपको नज़र आएंगे। और पीर की गली के अंदर बीच में ही खड़ा हूँ मैं इस वक्त। और एक शख्स है, मकामी शख्स लग रहे हैं मुझे। सर क्या नाम है? ये कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ चाहे वे सफ़र के लिए लौटे हैं, मगर वादी कश्मीर से इनका ताल्लुक था। मगर जिस तरह ये इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिलखुसूस ये वादी कश्मीर को खिता पीर पंचाल से जोड़ने वाली पीर की गली, जहाँ मौसम गर्मा में इस वक्त हज़ारों की तादाद में सियाह मौजूद होते थे, मगर इस बार सियाहों से पूरा इलाका खाली नज़र आ रहा है। जनाब क्या नाम है आपका? आप कहाँ से हैं? अब्दुल मजीद, हम सुरनकोट से। जी साहब, क्या काम करते हो आप यहाँ? ये इधर भेड़ ढोक है हमारे। पहले जिस तरह पिछले साल इस मौसम में बड़ी तादाद थी लोग आने से हजारों ने इधर गड्डियों वास्ते जगह नहीं सी मिल रही। हाँ, बहुत लोग। वजह क्या पता है, फिर वजह हम नहीं बता सकते, मगर बहुत दुनिया आ रही थी। बिल्कुल आप देख सकते होंगे, क्योंकि बाहर से बंदे आ रहे थे। ये तो पूंछ रजौरी के पतला पीना लोग है, इतना तो पैदल पहले चलते थे। जब इतना लोग पैदल भी चलते थे ना सफर, इतना लोग नहीं है अब। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जम्मू कश्मीर में 37 मकामात पर एस्पिरेशनल बैतुल खला बनाए जाएंगे। बैतुल खला अवामी मकामात और सयाहती मकामात पर बनाए जाएंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ने इस हवाले से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और स्वच्छ भारत मिशन के MD दिव्नाश यादव से खसूसी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन बैतुल खला की तामीर के लिए कुल 26 मकामात का इंतखाब किया गया है और 10 जगहों पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि बैतुल खला जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता होंगे और माजूर और बच्चों के लिए खसूसी सहूलियात होंगी। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि बैतुल खला 6 माह के अंदर तैयार हो जाए। हमारे जितने भी हाई फुटफॉल एरियाज होते हैं, चाहे वो टूरिस्ट लोकेशंस हों, पिलग्रिमेज साइट्स हों, या फिर जम्मू और श्रीनगर के कैपिटल सिटीज़ हों, वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स को एक तरह से गंदगी का अड्डा माना जाता है। वहाँ पे अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर होता है और कहीं ना कहीं एक पब्लिक टॉयलेट को ना यूज़ करने का माइंडसेट रहता है। तो हमने एस्पिरेशनल टॉयलेट जो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर एक प्रोजेक्ट है, उसको टेकअप किया, जिसमें संजय आर्या मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल कहलोतरन में हाल ही में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 11वीं जमात के नताइज में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और उनके वालिदैन को एजाज़ात से नवाजा गया। स्कूल के 20 से ज़ायद तलबा ने इम्तियाजी नंबरात हासिल किए। तकरीब में तलबा, वालिदैन और उस्ताज़ा ने शिरकत की। कामयाब तलबा और उनके वालिदैन को एजाज़ात से नवाजा गया। तलबा ने उस्ताज़ा और वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। स्कूल ने तालबी मैदान में मुसलसल तरक्की के अज़्म का भी तलबा ने इहाता किया। अर्जुन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर देखा जाए तो मैंने टॉप किया यहाँ पे विद 96% अराउंड, राउंड ऑफ करके 96 परसेंटाइल मार्क्स। अगर देखा जाए सर तो मेरे स्कूल में यहाँ पर एक प्रोग्राम आज मुनक्किद किया गया, जहाँ पर जितने भी डिस्टिंक्शन होल्डर्स थे उन सब के पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाया गया, उनको एनकरेज किया गया और बाकी स्टूडेंट्स को भी एनकरेज किया गया। तो ये एक बहुत ही एक ज़बरदस्त मोमेंट हमारे लिए रहा है, एक बहुत ही खुशी का पल रहा है। अगर देखा जाए तो हमारे जो वर्दी प्रिंसिपल सर हैं बहुत ही एक एंथुजियास्टिक पर्सन है। उन जैसी स्पिरिट हमने आज तक किसी में देखी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहली बार तारीख में यहाँ पे ऐसा कदम उठाया है कि एक ऐसी रस्म को चालू किया है कि जिसको लगभग हम कभी भूल नहीं सकते, कि उन्होंने हमारे पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाया और उनके सामने एनकरेजमेंट की हमारी। और कैसी फीलिंग? अर्जुन सर, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत थैंक यू। आप हमेशा यहाँ आते हैं और हमारी बात लोगों तक पहुँचाते हैं। रही बात हमारे मार्क्स की, हमारे रिज़ल्ट की, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतने मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन जितनी मैंने मेहनत की थी उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। और सबसे पहला थैंक यू ये हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर भूषण कुमार शर्मा सर को जाता है, जो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए सब कुछ करते हैं। और उसके बाद मैंने 93% 11th में स्कोर किया हुआ है
तो आज वर्दी प्रिंसिपल सर ने स्कूल में बुलाया और यहाँ पर हमारे पेरेंट्स को भी बुलाया था और हमें एनकरेज किया। आज बहुत अच्छा लग रहा है, जो प्रेपरेशन की थी उस टीचर्स का जो आर्ट्स फैकल्टी यहाँ पर हैं बहुत साथ रहा हमें, पॉलिटिकल हिस्ट्री मैथ्स है हमें, इनका बहुत साथ रहा हमें कि और जो हमारे यहाँ पर बुलाया और हमारे पेरेंट्स को अप्रिशिएट। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।